एक ऐसा देश जहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए 13 से ज्यादा कानून बनाए गए, 10 बड़ी संस्थाओं को स्थापित किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रिश्वतखोरी, घोटाले और फर्जीवाड़ा आज भी आम जिंदगी का हिस्सा है। जय हिंद मित्रों, आज हम उन कानूनों और संस्थाओं को बताने वाले हैं जो देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए हैं। एक ऐसा देश जहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए 13 से ज्यादा बड़े बड़े कानून बनाए गए, 10 बड़ी संस्थाएं स्थापित की गईं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रिश्वतखोरी, घोटाला, फर्जीवाड़ा आज भी आम जिंदगी का हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम भारत में बनाए गए 15 बड़े कानूनों को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और यह भी कि क्यों इतने बड़े बड़े कानून होने के बावजूद भी आपका जीवन भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाया। आइए समझते हैं। 1. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 POCA। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भारत का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी कानून है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, मंत्रियों और सरकारी संस्थाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना और दोषियों को दंडित करना है। इस कानून के तहत क्या क्या अपराध माने जाते हैं? 1. रिश्वत लेना या मांगना, टेकिंग और आस्किंग ब्राइब। कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि रिश्वत मांगता या लेता है, अपराध है। 2. रिश्वत देना। पहले रिश्वत देने वाला अपराधी नहीं माना जाता था, लेकिन 2018 संशोधन के बाद रिश्वत देने वाला भी दंडनीय अपराध है। 3. पद का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ पोजीशन। सरकारी पद का इस्तेमाल करके अनुचित लाभ लेना अपराध है। 4. सरकारी कार्य में पक्षपात, फेवरेटिज्म। ठेके, काम, लाइसेंस आदि में गलत फायदा देना। 5. गैरकानूनी संपत्ति जमा करना, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स। अधिकारी की आय से ज्यादा संपत्ति मिलती है, अपराध है। 6. दलाल या मध्यस्थ के द्वारा रिश्वत दिलवाना। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा रिश्वत लेना या दिलवाना भी अपराध है। यह कानून पूरी तरह लागू है और वर्तमान में सक्रिय है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 प्लस 2018 अमेंडमेंट्स आज भारत में लागू भ्रष्टाचार निरोधक कानून है। CBI, ACB, लोकपाल, ED, CVC आदि सभी प्रमुख संस्थाएं इसी कानून के तहत मामले दर्ज करती हैं। हर बड़े घोटाले और सरकारी रिश्वतखोरी के केस इसी कानून के तहत दर्ज होते हैं। किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, जांच, गिरफ्तारी सब POCA के तहत। 2018 संशोधन के बाद कानून और मजबूत हुआ, रद्द नहीं हुआ। इसीलिए इसका वर्तमान रूप है POCA 1988 एज अमेंडेड इन 2018। आज भारत में लागू है। 2. IPC की धाराएं 161 से 165 है। पहले भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराएं लागू होती थीं। धारा 161 सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेना। धारा 162 गवाह या दूसरे व्यक्ति द्वारा रिश्वत लेना या देना। धारा 163 सरकारी कर्मचारी को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देना। धारा 164 रिश्वत देने लेने की सजा। धारा 165 पद का दुरुपयोग करके अवैध लाभ लेना। धारा 165 है सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने का अपराध। यह धाराएं वर्षों तक भारत में रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों में इस्तेमाल होती रहीं। IPC की ये धाराएं अभी लागू हैं? नहीं, ये धाराएं अब लागू नहीं है, क्योंकि वर्ष 1988 में जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बनाया गया तब इन सभी IPC धाराओं को POCA में मर्ज कर दिया गया। यानी अब रिश्वत लेना, रिश्वत देना, अवैध लाभ लेना, पद का दुरुपयोग करना, इन सब की सजा IPC में नहीं बल्कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और इसके 2018 के संशोधन के तहत दी जाती है। 3. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। यहाँ उन प्रमुख प्रावधानों का विवरण है जो 2018 के संशोधन में जोड़े गए। अनड्यू एडवांटेज की नई परिभाषा। अब रिश्वत सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि किसी भी प्रकार का मूल्यवान लाभ माना जाएगा, उपहार, सेवा, सुविधा, कुछ भी। भ्रष्टाचार देने वालों को भी जिम्मेदार ठहराना। पहले सिर्फ रिश्वत लेने वाले यातना का दायरा था, लेकिन अब देने वाले यानी व्यक्ति या कंपनी को भी अपराध माना जाता है। अनिवासी अधिकारी और पूर्व अधिकारी पर उसकी जांच के लिए प्रायर सैंक्शन। जांच शुरू करने से पहले सरकार या संबंधित प्राधिकरण की अनुमति जरूरी है। यह शर्त अब न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों पर है बल्कि पूर्व सार्वजनिक सेवकों पर भी लागू होती है। संपत्ति जब्ती। भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा, सेक्शन 18 ए। मुकदमे की समय सीमा। अदालतों को कोशिश करनी है कि यह मुकदमा 2 साल के अंदर पूरा हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर 6 महीने बढ़ाकर अधिकतम 4 साल तक किया जा सकता है। दोषियों को सजा बढ़ी। रिश्वत लेने या देने के अपराध के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। जबरन रिश्वत देने वालों को छूट। यदि कोई व्यक्ति जबरन रिश्वत दे रहा है और उसने 7 दिन के अंदर जांच एजेंसी को रिपोर्ट किया तो उस पर अपराध ना लगना संभव है। कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व। कंपनियों, उनके निदेशकों और एजेंट्स को भी रिश्वत देने पर दंड का प्रावधान है। 4. बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988
2016 यह एक ऐसा कानून है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदने को अपराध मानता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी धन संपत्ति छुपाकर किसी दूसरे के नाम पर जमीन, मकान, बैंक अकाउंट या अन्य संपत्ति खरीदता है तो उसे बेनामी संपत्ति कहा जाता है। जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है वह सिर्फ नामधारी यानी बेनामीदार होता है, जबकि असली मालिक यानी बेनिफिशियल ओनर कोई और होता है। बेनामी ट्रांजैक्शन 2016 भारत में लागू है। वेरी केयरफुली, यह कानून किसी भी रूप में रद्द नहीं हुआ है, ना ही इसे बंद किया गया है। यह आज भी सक्रिय है। 5th PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भारत का वह कानून है जो अवैध रूप से कमाए गए पैसे यानी ब्लैक मनी को वैध दिखाने मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध घोषित करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है अवैध आय का पता लगाना, अपराध की कमाई को जब्त करना, अपराध करने वाले या भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कार्रवाई करना। यह कानून आज भी पूरी तरह लागू है और यह आज पहले से काफी ज्यादा कड़ा हो चुका है। 2019 और 2022 में कई बड़े संशोधन हुए जिनके बाद ईडी की शक्तियां और बढ़ गई है। लोकपाल और लोकायुक्ताज एक्ट 2013। इस कानून का उद्देश्य है सरकार के उच्च पदों पर बैठे भ्रष्ट नेताओं व अधिकारियों की जांच करना, जिसमें शामिल हैं प्रधानमंत्री कुछ शर्तों के साथ, केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार के अधिकारी, सरकारी उपक्रमों यानी PSUs के अधिकारी। यह कानून पूरी तरह से लागू है, लेकिन कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। लोकपाल 2019 में नियुक्त हुआ, 2013 में कानून बना था। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल थे, उनके बाद नए सदस्यों की नियुक्तियां हुईं, इसलिए कानून धीमी गति से लागू हुआ, लेकिन लागू है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त मजबूत हैं, कुछ में निष्क्रिय। राज्यों में लोकायुक्त की कार्यप्रणाली अलग अलग है। कुछ राज्यों में प्रभावी रूप से काम कर रहा है, जबकि कुछ जगह सिर्फ नाम मात्र का है। 7. RTI एक्ट 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो सरकार से किसी भी सरकारी कामकाज की जानकारी मांग सके। सरकार को यह जानकारी 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है। इसे लोकतंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लाया गया था। आप पूछ सकते हैं, वे सरकारी विभाग क्या काम कर रहा है? कितना पैसा खर्च हुआ? किस परियोजना पर कितना बजट लगा? अधिकारी ने क्या निर्णय लिया? फाइलें क्यों रुकी हैं? कार्य में देरी क्यों हो रही है? किसी योजना के लाभार्थी कौन हैं? भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता। RTI नागरिकों को अधिकार देता है कि वो सरकार से जवाब मांग सकें। RTI एक्ट आज भी पूरी तरह लागू है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ संशोधन किए गए। RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस संशोधन में सूचना आयुक्तों की सैलरी, उनके कार्यकाल, उनकी सेवा शर्तें सरकार के हाथ में कर दी गईं। कई विशेषज्ञों ने कहा कि इससे RTI की स्वतंत्रता थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन फिर भी RTI अभी भी प्रभावी है, लागू है और नागरिक आज भी RTI दायर कर सकते हैं। 8. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इस कानून का मूल उद्देश्य था सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर निगरानी, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करना, भ्रष्टाचार संबंधी स्वतंत्रता व्यवस्था को मजबूत करना, CBI की निगरानी करना, विभागों को भ्रष्टाचार रोकने की गाइडलाइन देना। यह पूरी तरह से आज भी लागू है। इस कानून में समय समय पर संशोधन हुए हैं, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया। लोकपाल के आने के बाद हल्का बदलाव आया, पर भूमिका खत्म नहीं हुई। आज भी CVC ही केंद्र सरकार की सतर्कता यानी विजिलेंस व्यवस्था चलाता है। सभी मंत्रालय, बैंक, PSUs, बीमा कंपनियां CVC की गाइडलाइन का पालन करती हैं। 9. विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा देना, ऐसे लोगों का नाम गोपनीय रखना, सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाना, डर और खतरे के बिना सत्य उजागर करने की आज़ादी देना। कानून तकनीकी रूप से लागू है, लेकिन इस कानून को 2014 में पारित किया गया और 2014 में ही इसे अधिसूचित यानी नोटिफाई किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2015 में सरकार ने एक नया संशोधन बिल लाया, जिसमें विसल ब्लोअर की सुरक्षा को कमजोर करने वाली कई शर्तें जोड़ी गई थी। यह संशोधन अभी तक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, इसलिए संशोधन लागू नहीं है। मूल कानून 2014 वाला ही लागू है, लेकिन कमजोर रूप में। क्या यह कानून आज प्रभावी रूप से काम करता है? कानून मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा बहुत कमजोर है,
जांच प्रक्रिया धीमी है, इसलिए इसे अक्सर लागू तो है पर प्रभावी नहीं कहा जाता है। 10. कंपनीज एक्ट 2013 एंटी फ्रॉड प्रोविजंस। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए बहुत सख्त प्रावधान शामिल हैं। कानून के मुताबिक धोखाधड़ी का मतलब है जानबूझकर किसी को गलत तथ्य बताकर, छुपाकर या गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करना। इस कानून के तहत किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी कंपनी में निदेशकों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, निवेशकों से, वित्तीय दस्तावेजों में, ऑडिट में, पैसे के लेन देन में, फर्जी खाते बनाने में, सबको गंभीर अपराध माना गया है, जो आज भी लागू है। 11. प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स बिल। यह विधेयक भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए तैयार किया था। इसका उद्देश्य था विदेशों में भारतीय कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा रिश्वत देने को अपराध घोषित करना। मतलब यदि कोई भारतीय कंपनी या व्यक्ति किसी विदेशी अधिकारी को रिश्वत देता है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, कोई सुविधा या लाभ पाने के लिए, तो भारत में भी उसे सख्त सजा दी जा सके। ये पिछले वर्षों में संसद में प्रस्तुत किया गया था, यानी यूपीए सरकार के दौरान, लेकिन ना लोकसभा पास कर सकी, ना राज्यसभा पास कर सकी और यह कानून आज तक लागू नहीं हुआ, यानी यह केवल एक बिल है, कानून नहीं बना है। 12. पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल ड्राफ्ट। इस बिल के 5 बड़े लक्ष्य थे। सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाना, टेंडर कैसे जारी हुआ, किसने भाग लिया, किसे मिला, सब सार्वजनिक हो। भ्रष्टाचार को रोकना, सीधी खरीद बिना टेंडर, फर्जी बोली लगाने और अधिकारियों की मिलीभगत को खत्म करना। कॉन्ट्रैक्ट में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, हर कंपनी को बराबर मौका मिले। कानूनी रूप से एक समान नियम, भारत में हर मंत्रालय या विभाग के अपने नियम हैं। यह बिल सभी के लिए एक समान राष्ट्रीय खरीद कानून लाता। शिकायत समाधान तंत्र, अगर किसी कंपनी के साथ अन्याय हुआ तो वह कानूनी कार्रवाई कर सके। यह बिल पहली बार 2012 में तैयार हुआ और 2015 में संशोधित ड्राफ्ट बनाया गया। ये अभी भी केवल एक ड्राफ्ट बिल है, संसद ने इसे पास नहीं किया, यह कानून के रूप में लागू नहीं है। 13. राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट्स। कई राज्यों में समय पर सेवा नहीं तो जवाबदेही और दंड सुनिश्चित किया जाए, जिसका उद्देश्य है सरकारी सेवाएं लोगों तक समय पर पहुंचे, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारी पर दंड लगे। ये कानून नागरिकों को गैर जरूरी दौड़भाग, घूसखोरी और देरी से राहत देने के लिए बनाया गया। इस कानून के तहत नागरिक को तय समय सीमा में सेवा मिलने का अधिकार है। सेवा देने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है। समय पर सेवा ना देने पर अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है। ऑनलाइन ट्रैकिंग और अपील की सुविधा दी जाती है। ये कुछ आम सेवाएं हैं जो आरटीपीएस में आती हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, जमीन का नक्शा नकल, खसरा खतौनी, पेंशन, करेक्शन सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ। हर राज्य अपनी सेवाएं जोड़ता है, इसलिए सूची राज्य के अनुसार बदलती है। ये कानून अभी लागू है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा एक भी कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने अपने आरटीपीएस कानून लागू कर रखे हैं। निम्नलिखित राज्यों में आरटीपीएस या पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पहले से लागू है। बिहार आरटीपीएस एक्ट 2011, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी एक्ट 2011, राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011, दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, झारखंड आरटीपीएस, पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट, हरियाणा आरटीएस एक्ट, उत्तराखंड आरटीपीएस, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विसेज एक्ट। कुल मिलाकर 20 से अधिक राज्यों ने ये कानून लागू कर रखे हैं, लेकिन आरटीपीएस पूरी तरह सफल नहीं हो पाया क्योंकि हर सेवा ऑनलाइन नहीं है, अधिकारी अपील में देरी करते हैं, कई जगह दंड लागू नहीं होता, फर्जी दस्तावेज पहचानना मुश्किल, इसलिए पहचान प्रणाली मजबूत किए बिना आरटीपीएस भी अधूरा है। 15. ब्लैक मनी एक्ट 2015। विदेशों में छिपाए गए काले धन पर बड़ा प्रहार किया गया। मतलब विदेशों में छुपी काली कमाई खोज निकालना, विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति का पता लगाना, ऐसे लोगों पर कठोर दंड लगाना, टैक्स चोरी रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना। ये कानून अभी भी 100% लागू है,
ये वापस नहीं लिया गया है और वर्तमान समय में भी आयकर विभाग इसे लागू कर रहा है। हर साल सरकार और ईडी आईटी डिपार्टमेंट इस कानून के तहत नोटिस जारी करता है, विदेशों से खाता जानकारी मंगाता है। AEOI CRS सिस्टम से कई मामलों में जांच चल रही है, यानी ये कानून पूर्ण रूप से एक्टिव है। 16 फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 देश से भागी बड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का कानून है। ये कानून उन आर्थिक अपराधियों के लिए बनाया गया है जो बड़ी राशि के आर्थिक अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक धोखाधड़ी में शामिल हैं और भारत छोड़कर भाग जाते हैं ताकि भारतीय अदालतों से बच सकें। इसका मकसद ये है कि ऐसे भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाए ताकि उन्हें दंडित किया जा सके और न्याय प्रक्रिया पूरी हो सके। ये कानून अभी लागू है। ये अधिनियम 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी माना गया है। इस कानून के नियम भी जारी हो चुके हैं और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसी एजेंसियां इसकी जांच और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई कर रही हैं। ये वे कानून हैं जो देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए। फिर भी देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, आप सब जानते हैं। अब समझ लेते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई 10 प्रमुख संस्थाएं। 1. CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, भारत की सर्वोच्च सतर्कता एजेंसी। संक्षेप में उद्देश्य केंद्रीय सरकारी तंत्र PSUs, स्वायत्त निकायों में सतत निगरानी और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां लागू कराना। अधिकार व्हाट CVC कैन डू, केंद्रीय निकायों में विजिलेंस सिस्टम पर निगरानी और निर्देशन, CVOs को मार्गदर्शन, निर्देश और रिपोर्टिंग मापदंड तय करना, शिकायतों की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना और जांच एजेंसियों को निर्देश देना, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां लागू करवाना, प्रिवेंटिव मेजर्स सुझाना, संसद या राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सीमाएं व्हाट CVC कैन नॉट डू डायरेक्टली, CVC के पास स्वतः FIR दर्ज करने, गिरफ्तारी करने या अभियोजन चलाने का पुलिस स्तर का अधिकार नहीं है। ये कार्य CBI, पुलिस या ED आदि करते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य सरकारों के अधिकारियों पर सीधे अधिकार सीमित हैं। राज्यों के लिए अलग अलग लोकायुक्त होते हैं। CVC का फैसला बाइंडिंग नहीं होता जब तक कि संबंधित विभाग, मंत्री या अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई न की हो। लागू करने के लिए विभागीय सहमति और राजनीतिक इच्छा जरूरी है। 2. CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है। ये देश के बड़े भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, घोटालों और संगठित अपराधों की जांच करती है। सरल भाषा में CBI देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को पकड़ती और कार्रवाई करती है। CBI कौन चलाता है? CBI DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग PMO के अधीन काम करती है, लेकिन इसका संचालन कानूनों और कोर्ट की निगरानी में होता है। CBI का भ्रष्टाचार रोकने में मोल रोल क्यों? CBI बड़े स्तर के भ्रष्टाचार की जांच करती है। CBI उन मामलों की जांच करती है केंद्रीय सरकार के उच्च अधिकारी, PSUs कंपनियां, बड़े स्कैम और घोटाले, करोड़ों अरबों रुपए वाले घोटाले, भ्रष्टाचार में शामिल बड़े नेटवर्क। ये उन मामलों को संभालती है जहां राज्य पुलिस की क्षमता कम होती है, राजनीतिक दबाव होता है, मामला बहुत बड़ा और जटिल होता है। CBI को भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन कौन से अधिकार मिले हैं? जांच करने का विशेष अधिकार, छापेमारी रेड करने का अधिकार, गिरफ्तारी करने का अधिकार, बैंक के कंपनियों के रिकॉर्ड सीज करना, डिजिटल सबूत जब्त करना, कोर्ट में केस लड़ना, विदेशी जांच एजेंसियों से सूचना लेना। 3. लोकपाल, जहां छोटे अधिकारी नहीं बल्कि उच्च स्तर के नेताओं, मंत्रियों और IAS स्तर के अधिकारियों में भ्रष्टाचार की आशंका हो वहां जांच करवाना। लोकपाल के पास शक्ति है कि वो CBI को आदेश दे सके, जांच शुरू करो, प्राथमिक FIR दर्ज करो, संपत्ति जब्त करो, आरोप तय करो। ये शक्तियां किसी भी सामान्य संस्था के पास नहीं होती। 4. लोकायुक्त यानी राज्य स्तर पर, मंत्रियों और अधिकारियों पर राज्य स्तर पर जांच। लोकायुक्त राज्य सरकार के भ्रष्टाचार मामलों को देखता है। मुख्यमंत्री, कई राज्यों में राज्य मंत्रिमंडल, विधायक, IAS, IPS, PCS, राज्य सरकारी कर्मचारी। यदि किसी राज्य में अधिकारी रिश्वत ले, घोटाला करे, फर्जी खरीद करे तो लोकायुक्त जांच कर सकता है। किसी भी नागरिक के पास सीधा लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। 5. CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG भारत का सबसे शक्तिशाली वित्तीय निगरानी संस्थान है। ये सरकार द्वारा खर्च किए गए हर रुपए का हिसाब रखता है और भ्रष्टाचार, घोटाले, गलत खर्च, अनियमितताओं को बिना डरे उजागर करता है। CAG ना सरकार के अधीन है, ना किसी मंत्री, ना किसी विभाग के। ये संवैधानिक संस्था है जिसे हटाना भी बहुत कठिन है, यानी ये पूरी तरह स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट है। CAG सिर्फ गलती पकड़ने का अधिकार रखता है, कार्रवाई करने का अधिकार नहीं।
यानी जेल भेजना, केस दर्ज करना, अधिकारी को निलंबित करना, ये सब काम सीबीआई, ईडी, विजिलेंस या सरकार करती है। इसलिए कई बार सीएजी की मजबूत रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती और भ्रष्टाचार जारी रहता है। 6. ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसका मुख्य काम है आर्थिक अपराधों की जांच करना, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, विदेशों में भेजे या वहां छुपाए गए काले धन को पकड़ना, विदेशी मुद्रा कानूनों फेमा का पालन सुनिश्चित करना। ये गृह मंत्रालय के तहत काम करती है लेकिन संचालन में स्वतंत्र है। भारत में होने वाले बड़े घोटालों, रिश्वत, हवाला, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में ईडी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। सरल भाषा में कहें तो ईडी वो संस्था है जो भ्रष्ट नेताओं की अवैध कमाई पकड़ती है, माफियाओं का पैसा ट्रैक करती है, बड़े घोटालों में फंड का ट्रेल खोजती है, बेनामी संपत्तियां जब्त करती है, अवैध विदेशी लेन देन पर रोक लगाती है और देश की आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रहरी है। 7. एसएफआईओ, एसएफआईओ भारत सरकार का एक स्पेशलाइज्ड मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसे बड़े वित्तीय घोटालों और कॉरपोरेट फ्रॉड की जांच के लिए बनाया गया है। ये एजेंसी कई विशेषज्ञ क्षेत्रों के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग विशेषज्ञ, इन्वेस्टमेंट विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ, आयकर और वित्त विशेषज्ञ, साइबर फ्रॉड विशेषज्ञ। एसएफआईओ की खासियत यह है कि ये बहुत जटिल आर्थिक अपराधों की जांच को तेज, गहरी और वैज्ञानिक तरीके से करता है। एसएफआईओ की स्थापना भारत में कई बड़े घोटालों जैसे सत्यम घोटाला, सत्यम स्कैम, गुप्ता ब्रदर्स फ्रॉड, आईएलएफएस स्कैम, पीएमसी बैंक स्कैम, किंगफिशर मामले, इन सब ने दिखाया कि सामान्य पुलिस या सीबीआई इस तरह के कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच नहीं कर पाती है। इसीलिए 2002 में एसएफआईओ की स्थापना और 2013 कंपनीज एक्ट में से कानूनी अधिकार दिए गए। यदि कोई कंपनी फर्जी अकाउंटिंग करती है, शेयर होल्डर का पैसा हड़पती है, फर्जी बैलेंस शीट बनाती है, इन्वेस्टर्स के पैसे का दुरुपयोग करती है, तो एसएफआईओ को जांच सौंपी जाती है। 8. एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट्स, ये राज्य सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जिसे सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और लोक सेवकों में होने वाले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनियमितताओं और दुरुपयोग को रोकने और जांच करने के लिए बनाया गया है। एसीबी का उद्देश्य है सरकारी सिस्टम को पारदर्शी बनाना, भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना, रिश्वत लेते देते लोगों को रंगे हाथ पकड़ना, जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना। एसीबी कार्रवाई करती है सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर, पुलिसकर्मी, नगर पालिका कर्मचारी, तहसीलदार, पटवारी, सरकारी शिक्षक, सरकारी कार्यालय का कोई भी कर्मचारी। एसीबी जनता पर नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम पर ही कार्रवाई करती है। एसीबी राज्य की वो संस्था है जो सरकारी सिस्टम को साफ रखने, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकने तथा दोषी अधिकारियों को पकड़ने का काम करती है और इसे ट्रैप, रेड, अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन के सारे कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। 9. इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग, ये आयकर विभाग की विशेष जांच शाखा है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है जो टैक्स चोरी, काला धन, भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति को पकड़ने के लिए बनाई गई है। ये केंद्र सरकार के सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अधीन काम करती है और इसे भारत में सबसे तेज कार्रवाई करने वाली जांच एजेंसियों में गिना जाता है। 10. FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, भारत की एक सेंट्रल एजेंसी है जिसका काम है संदिग्ध वित्तीय लेन देन यानी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पहचान करना, उसकी जांच करना और उस जानकारी को सरकार की जांच एजेंसियों को भेजना। इसे 2004 में बनाया गया था और ये वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन कार्य करती है। सरल शब्दों में तो FIUIND भारत की मनी वॉचडॉग है जो हर संदिग्ध लेन देन की जासूसी करती है और भ्रष्टाचार का पैसा पकड़कर जांच एजेंसियों को देती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने सारे कानून होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा, कमजोरियां कहाँ हैं, असली वजह क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए हमारी नई राष्ट्रीय प्रणाली और सशक्त पहचान वीडियो सीरीज से जुड़िए। हम न केवल समस्याएं बताएंगे बल्कि वो ठोस समाधान भी आपके सामने रखेंगे जिस पूरी भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर सकता है, जिसके लिए आपको एक नई सोच, एक नई प्रणाली और एक नए नेशनल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को समझना होगा। आने वाली वीडियो में हम इसी आधुनिक पहचान प्रणाली के बारे में
बताने वाले हैं, जो न सिर्फ आपके अधिकारों की रक्षा करेगी बल्कि भारत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हैं तो कमेंट में लिखिए, कानून काफी नहीं, सिस्टम बदलना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।